हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी लूसेंट की क्लास के अंदर आज हमारा लेसन है 5th और इसके किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हमने लगभग 7th क्लास की जो एनसीईआरटी वो लगभग पूरी होने पर है। 10th तक हम एनसीईआरटी करवाएंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर साइंस आती है। अगर आपने एक बार हमारी वीडियो से साइंस कर ली तो दोस्तों ये मानो कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाएं, आपका साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। हमने कंसेप्चुअल विद एमसीक्यू एनसीईआरटी करवा रखी है, तो एक बार आप उसे ज़रूर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो कब से कब तक का माना गया। 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और ये किसके द्वारा माना गया दोस्तों? C14 रेडियो कार्बन विधि के द्वारा माना गया। ये C14 रेडियो कार्बन विधि क्या होती है? ये C14 रेडियो कार्बन विधि होती है कि कोई भी पदार्थ है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कार्बन के कण कितने बचे हैं। जितने कार्बन के कण कम बचे होंगे उतनी ही वह वस्तु पुरानी होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय किस किस के बीच माना गया है? 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। और इसका आकार कैसा माना गया है? त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता का आकार माना गया है। तो देखिए, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। मतलब जो C14 जो खोज है, C14 जो कार्बन डेटिंग जो विधि है, इसकी खोज किसने की थी? V.F. लीवी द्वारा 1946 के अंदर की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीनतम होती है। जैसे कि हमने बताया था, जो C14 विधि है कार्बन की, इसकी खोज किसने की थी? अमेरिकी रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 के अंदर की गई थी। और इसके अंदर क्या देखा जाता है कि इसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा कितनी कम है, वह जितनी कम कार्बन 14 की मात्रा होगी वह वस्तु उतनी ही पुरानी होगी। आगे देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सैनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? दयाराम सैनी ने 1921 के अंदर की थी। सिंधु सभ्यता की आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया। मतलब जो सिंधु सभ्यता है उसको आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युग के अंदर रखा गया है। यह सभ्यता मुख्य रूप से इस सभ्यता के मुख्य रूप से निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। डायरेक्ट दोस्तों देखिए, इसके अंदर आपसे ये जो जितने भी प्रश्न है ये इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसके अंदर से आप इस टॉपिक के अंदर से आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आप इसके प्रत्येक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो सिंधु सभ्यता को कौन से युग के अंदर रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युग के अंदर रखा गया है। इस सभ्यता के अंदर कौन लोग रहते थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय रहते थे। आगे देखिए, सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। 1924 में सिंधु सभ्यता नामक स्थान उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा। मतलब कि जो सिंधु सभ्यता के पाए जाने की घोषणा किसने की थी? सर जॉन मार्शल, जो उस समय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। मतलब कि उस भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे। 1924 में उनके द्वारा सिंधु सभ्यता की घोषणा की गई, पाए जाने की घोषणा की गई। तो आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के सार्वधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे। मतलब ये बताएगा अब आपको दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का पूर्व में कौन सा स्थल है, पश्चिम में कौन सा स्थल है, सबसे पश्चिम में। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतका गेडोर, जो बलूचिस्तान के अंदर। पूर्वी जो इसका स्थल है वो कौन सा है? आलमगीर, जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जो इसका उत्तरी जो स्थान है वो मांदा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इसका जो कौन सा बच गया अब? दक्षिणी जो स्थान होगा वो कहाँ है? दाइमाबाद, अहमदाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। तो अब ये बताया गया दोस्तों, इसका पूर्व में कौन सा स्थान है, पश्चिम में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा, उत्तर में कौन सा। तो इसका कौन सा है? सबसे पहले आप देखिए, इसका पश्चिम में कौन सा स्थान है? सुरतकोटदा, जो कि बलूचिस्तान के अंदर है। अब आगे इसका पश्चिम हो गया, तो पूर्व में इसका आलमगीरपुर, पश्चिम में इसका सुरतकोटदा बलूचिस्तान के अंदर है। पूर्व में इसका कौन सा? आलमगीर गिर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है।
अगला है इसका उत्तर के अंदर कौन सा है, मांदा जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, दक्षिण के अंदर है दायमाबाद जो जिला अहमदाबाद के अंदर है। मतलब पूर्व में इसका सूरतकोट, पश्चिम में सूरतकोटदा, पूर्व में आलमगीरपुर और उत्तर में मांदा, दक्षिण में कौन सा है, दायमाबाद। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मतलब ये जो सिंधु सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिको अवस्था वाले स्थलों के, मतलब इसके अंदर 6 बड़े स्थल पाए गए हैं। मतलब 6 बड़े नगरों का वर्णन है, वो कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसके अंदर 6 बड़े स्थल हैं, कौन से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाल, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन। आगे देखिए, धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 1921 में विश्व विरासत के अंदर शामिल कर लिया। मतलब कि भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट स्थल कौन सा है, धोलावीरा है, जिसे क्या कर लिया गया 2021 के अंदर विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, गुजरात के अंदर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो, जो कि कहाँ, पाकिस्तान के अंदर। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, जो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। आगे देखिए दोस्तों, लोथल एवं सूरतकोटदा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के ये बंदरगाह। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा है, तो कौन से होंगे, लोथल और सूरतकोटदा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह। जुते हुए खेत और नक्शाकारी ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से। जुते हुए खेत और ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी। मतलब जो मोहनजोदड़ो से जो स्नानघर प्राप्त हुआ वो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, इसका जो स्नान कुंड जो है ये कितना था, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.01 मीटर गहरा। ये डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, अगर हाई लेवल का एग्जाम होगा तो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि सैंधव सभ्यता के अंदर जो स्नानघर था उसकी लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी। तो लंबाई थी इसकी 11.88 मीटर, चौड़ा था ये 7.01 मीटर और ये गहरा कितना था, 2.43 मीटर। तो आगे देखिए दोस्तों, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। मतलब अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ। मतलब कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, 3 मुख वाले एक देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इनके चारों ओर जो ये पशुपतिनाथ है इसकी जो मूर्ति के चारों ओर क्या क्या है, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली। मतलब कि ये पूछ ले कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे देखिए दोस्तों, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का आकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाई देता। मतलब क्या है दोस्तों कि हड़प्पा में मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु, मतलब एक सींग वाले पशु की जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। हड़प्पा की जो मोहरें हैं सब उन पर सबसे ज़्यादा चित्र किसका मिलता है, एक सींग वाले पशु का मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से, मतलब जो एक मोहर के अंदर क्या है, स्त्री के जो गर्भ है उससे पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। आगे देखिए दोस्तों, मन के बनाने कारखाने लोथल और चुंदड़ो के अंदर थे। मतलब ये पूछ लेगा कि जो मन के बनाने कारखाने थे वो कहाँ थे, लोथल और चुंदड़ो के अंदर थे मन के बनाने के कारखाने। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। मतलब उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, केवल समझा जा सकता था। ये लिपि किस टाइप से शुरू होती थी, किस प्रकार, ये लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। मतलब जो हमारी जो देवनागरी लिपि लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो हम बाएं से दाएं लिखते हैं। मतलब कि इस साइड से शुरू होकर बाएं से शुरू होकर दाएं की तरफ जाते हैं। लेकिन जो ऐसे शुरू होकर ऐसे जाते हैं, जैसे ये अब हमारी लाइन शुरू हो रही। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से शुरू होकर बाएं ऐसे जाती थी।
तो देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं की तरफ जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। मतलब लेखन कला जिसके अंदर विकसित हुई वो सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो घर बनाने और नगरों का विन्यास करने के लिए बसाने के लिए किस पद्धति अपनाई गई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। घरों के दरवाजे, देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के अंदर जो घरों के दरवाजे हैं वो सड़क की ओर न खुलकर या गली की तरफ न खुलकर वो पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, केवल लोथल नगर के अंदर ही घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या था कि जो घरों के दरवाजे अपने तो मेन गली के अंदर या सड़कों पर खुलते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं था, उनका पीछे खुलते थे। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि लोथल के जो दरवाजे हैं वो सड़कों की तरफ खुलते थे। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूँ और जौ। सिंधु सभ्यता में लोग मीठे के लिए क्या करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मतलब अपने जो चीनी या कई तरह के जो कृत्रिमी मिठास है उनका प्रयोग किया जाता, लेकिन सिंधु सभ्यता में मीठे के लिए क्या किया जाता? शहद का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य बनावली से मिले हैं, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता। मतलब क्या है, जो रंगपुर और जो लोथल है उससे चावल के दाने मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ रंगपुर और लोथल के अंदर धान की खेती होती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से प्राप्त हुए। ये पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर, सिंधु सभ्यता के अंदर चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल के अंदर। और उसके साथ साथ कहाँ से मिले? रंगपुर के अंदर। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ धान की खेती होती थी। सूरतकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं। मतलब कि जो घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली हैं? सूरतकोटदा और कालीबंगन एवं लोथल से मिली। मतलब 3 जगह सूरतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं। और ये अस्थि पिंजर किस समय के थे? सिंधुकालीन अस्थि पिंजर थे। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। मतलब कि जो इनकी तौल की इकाई थी वो किसके अंदर थी? 16 के अनुपात के अंदर थी। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया या 4 पहिया बैलगाड़ी और भैंसगाड़ी का प्रयोग करते थे। ये पूछ ले कि ये जो सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या प्रयोग करते थे? या तो 2 पहिया बैलगाड़ी या 2 पहिया या 4 पहिया बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मलहुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मतलब मेसोपोटामिया के अभिलेखों के अंदर मलहुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। उस शब्द का जो संबंध है वो किससे है? सिंधु सभ्यता से है। मतलब ये क्या है? मेसोपोटामिया के अभिलेख जो हैं उनके अंदर एक मलहुआ शब्द का वर्णन है। उन मलहुआ शब्द से क्या अभिप्राय है? सिंधु सभ्यता। मतलब मलहुआ शब्द का मतलब ही क्या है? सिंधु सभ्यता। आगे देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता, सिंधु हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। मतलब जो हड़प्पा संस्कृति का जो शासन है वो वणिक वर्ग के हाथों के अंदर था। पिगनिट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। मतलब ये कोई बंदा है पिगिट, इसने क्या कहा? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी क्या कहा है? विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर पूजते थे। मतलब ये जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं ये धरती माता को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के अंदर मिलते हैं। मतलब वृक्ष की पूजा और शिव की पूजा का जो सिंधु सभ्यता के अंदर प्रचलन था और इसके साक्ष्य इसके अंदर मिलते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, मतलब कि सिंधु काल के लोग किस किस के साथ किसका व्यापार करते थे? आयातित वस्तुएं, मतलब लेते थे वस्तुएं। कौन सी? तांबा कहाँ से आता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी कहाँ से? अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहाँ से? कर्नाटक, अफगानी और ईरान। टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान, ईरान और गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्त मेसोपोटामिया से। शीशा कहाँ से? ईरान से। आगे देखिए दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है।
सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं। मतलब जो स्वास्तिक का जो चिन्ह दिया गया है वो किसकी देन है, वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इससे किसके बारे में पता लगाया जा सकता है, सूर्योपासना के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है स्वास्तिक चिन्ह से। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कोई भी मंदिर नहीं था। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोग भगवान की पूजा करते थे, लेकिन वे मंदिरों के अंदर नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मतलब कि जो मातृ देवी थी सबसे ज़्यादा उसकी पूजा की जाती थी सिंधु सभ्यता के अंदर। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। मतलब जो कुबड़ वाला सांड है वो सबसे मतलब विशेष था पशुओं के अंदर, और लोग उसकी पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, कुबड़ वाले सांड की, और पशुओं में सबसे विशेष था कुबड़ वाला सांड। शास्त्रीय मन मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। मतलब इसके अंदर शास्त्रीय मरण मूर्तियाँ, शास्त्री की मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिली हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय जो समाज था, जो हड़प्पा सभ्यता का सिंधु जो समाज था, मातृसत्तात्मक समाज था। मतलब उस समय समाज के अंदर माता की चलती थी, जैसे कि हमारे यहाँ पिता की चलती है। देखिए सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मतलब जो सिंधुवासी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसका प्रयोग करते थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वे ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ खेलते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, मतलब जो सिंधुवासी लोग थे मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं का आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना, इस प्रकार के कार्य करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब ये क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मिट्टी लाल होती थी, लेकिन उसे किससे कलर करते थे, काले रंग से उस पर कलर करते थे। लाल मिट्टी को काले रंग से कलर करके बर्तन बनाते थे। इन्हें तलवार, जो सिंधु घाटी के लोग थे उन्हें तलवार की जानकारी नहीं थी, वे तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। मतलब जो कालीबंगन एकमात्र ऐसा शहर है जो जिसका निचला स्थल है वो भी किले से घिरा हुआ है। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का क्या अर्थ है, काली चूड़ियाँ। ये डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है कि कालीबंगन का क्या अर्थ है, काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा सत्रों के खेत जोत जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले। मतलब कालीबंगा से क्या है, पूर्व हड़प्पा सत्रों के खेत जोते जाने की और अग्नि पूजा की प्रथा का परिणाम कहाँ से मिला है, प्रमाण कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। लोथल से क्या 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 मिले हैं, पूर्व हड़प्पा सत्रों के खेत जोते जाने के अवशेष और अग्नि पूजा के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के अंदर पर्दा प्रथा एवं वैश्यवर्ती सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। मतलब कि सिंधु सभ्यता के अंदर पर्दा प्रथा व वैश्यवर्ती प्रचलित थी। सब उस समय भी क्या होता था, जो महिलाएं पर्दा करती थी और वैश्यवर्ती करती थी, शवों को जलाने एवं गाड़ने, यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। मतलब कि क्या था, सिंधु सभ्यता के अंदर शवों को जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। हड़प्पा में शवों को जलाया जाता था, जबकि हड़प्पा के अंदर शवों को दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो के अंदर शवों को जलाया जाता था। क्या दोस्तों, ये है मतलब कि उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोगों को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। हड़प्पा के अंदर तो हड़प्पा जो स्थल है उसके अंदर तो शवों को दफनाते थे, और जो मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसके अंदर क्या करते थे, लोगों को, मतलब सॉरी दोस्तों, हड़प्पा के अंदर शवों को दफनाते थे और मोहनजोदड़ो के अंदर शवों को जलाते थे। क्या, हड़प्पा के अंदर तो दफनाते थे और मोहनजोदड़ो के अंदर जलाते थे। लेकिन लोथल और कालीबंगा के अंदर दोनों समाधियाँ मिली हैं। मतलब कि लोथल और कालीबंगा में युगम समाधियाँ मिली, मतलब जलाने के साक्ष्य और क्या, दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। मतलब कि ये इतिहासकारों का या वैज्ञानिकों का मानना है कि जो सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ वो किस कारण हुआ है, बाढ़ के कारण हुआ है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते थे, टेराकोटा। जो आग के अंदर जो मिट्टी पक जाती थी उसे क्या बोलते थे, टेराकोटा। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि जो इसके जो स्थल हैं वो कहाँ कहाँ हैं और कौन सी नदी के किनारे हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अगर ज़्यादा हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हड़प्पा
जो है वो रावी नदी के किनारे है। और कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पंजाब के सिंध प्रांत के अंदर है। चुनूदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के अंदर है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत के अंदर है। रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात के अंदर है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब रोपड़ के अंदर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अंदर है। आलमगीरपुर इंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के अंदर है। सुरतकोट गेड़ा दशक नदी के किनारे पाकिस्तान के अंदर है। बनमाली रंगोयर ये बनमाली बनावली है जो फतेहाबाद हरियाणा के अंदर है। घग्गर नदी के किनारे धोलावीरा। लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ में है। सुतका सादिकोरा नदी के किनारे बलूचिस्तान के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। और लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।